चल गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? बिजनेस कोलैबोरेशन। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। बोलो भाई, बिजनेस कोलैबोरेशन का मतलब क्या? कोलैबोरेशन मतलब तब जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज मिलके साथ में काम करती है, आइडिया शेयर करती है, साथ में सोचती है और एक कॉमन गोल जो है वो अचीव करती है। बिजनेस कोलैबोरेशन Business collaboration is when two or more entities work together by sharing ideas and thinking together। ठीक, जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी और हार्डवेयर कंपनी बनाने वाली ने कोलैबोरेट किया और मोबाइल या फिर कंप्यूटर बनाना चालू कर दिया। लैपटॉप कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया और हर लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आने लग गए। तो ये क्या है? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 5। सबसे पहला कौन सा? हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। सेकंड, वर्टिकल कोलैबोरेशन। थर्ड, इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। फोर्थ, जॉइंट वेंचर। और फिफ्थ, इक्विटी बेस्ड कोलैबोरेशन। पहला है हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन, मतलब ऐसा कोलैबोरेशन जिसके अंदर सेम फंक्शनल एरिया वाली जो कंपनीज होती है वो कोलैबोरेट करती है। टेस्ट में ऐसा नहीं लिखना है सिर्फ इतना से लिख दिया सेम फंक्शनल एरिया कोलैबोरेट, इसके नंबर नहीं है। नंबर कब मिलेंगे? जब आप ऐसा लिखोगे, कोलैबोरेशन बिटवीन टू एंटिटीज हु आर इन सेम फंक्शनल एरिया। कहने का मतलब क्या है मेरा? सेंटेंस बनाना हमें सीखना है। ठीक है, साथ ही साथ सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको एग्जाम्पल याद आता है तो एग्जाम्पल उसके अंदर लिखना है। एग्जाम्पल लिखने से चेकर को भी ये लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, साथ ही साथ आपकी 2-3 लाइनें और भरा जाएगी एग्जाम में उस टॉपिक की। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन मतलब कोलैबोरेशन बिटवीन एंटिटीज हु आर इन सेम फंक्शनल एरिया। जैसे कि इन्फोसिस और विप्रो ने कोलैबोरेट किया और जो अपना रिसर्च वाला काम है वो दोनों एक साथ करने लग गए। रिलायंस, जियो या एयरटेल क्या करते हैं? अपने जो सेलफोन के टावर्स होते हैं, मोबाइल के जो टावर्स होते हैं, उनको शेयर करते हैं ताकि सभी के अलग अलग खर्चे ना हो। ठीक, सेकेंड है वर्टिकल कोलैबोरेशन। वर्टिकल कोलैबोरेशन का मतलब क्या? ऐसा कोलैबोरेशन जिसके अंदर सप्लायर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेशन विद सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर अपनी सप्लाई चेन में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करना। जैसे कि आईटीसी का जो ई चौपाल है, जो आईटीसी के मॉल्स होते हैं, मार्ट्स होते हैं, वो लोगों ने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसानों के साथ कोलैबोरेट किया कि आपकी जो भी एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस आएगी उन्हें हम परचेज कर लेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया? उनका काम क्या है? उनका ई चौपाल किस चीज का है? खाने की चीजों को बेचने का। तो अपने कस्टमर को, मतलब जहां से वो गुड्स लाते हैं, सप्लायर, अपने सप्लायर के साथ उन्होंने क्या किया? कोलैबोरेशन। तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल कोलैबोरेशन। थर्ड है इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन या फिर क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। इंटरसेक्शनल का मतलब क्या? डिफरेंट फंक्शनल एरिया वाली कंपनी जब कोलैबोरेट करती है तो बिजनेस कोलैबोरेशन फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरिया, दे कोलैबोरेट टू शेयर स्पेशल नॉलेज। जैसे कि जियो ने पार्टनरशिप की किसके साथ? नेटफ्लिक्स के साथ, हॉटस्टार के साथ। जो अपने प्लान्स हैं उन्हीं में वो जियो का एड ऑन प्लान भी देते हैं। तो ये किस तरह का कोलैबोरेशन है? इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। या फिर इंडियन रेलवे ने किया पेटीएम के साथ कि जो पेमेंट करना है इंडियन रेलवे में, तो पेमेंट गेटवे को प्रोसेस कर दिया किसके साथ? पेटीएम के साथ, ताकि पेमेंट एफिशिएंट हो। दोनों के फायदे हैं और कोलैबोरेशन भी हो गया। फोर्थ है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? दो एंटिटीज मिलके एक न्यू एंटिटी क्रिएट करती है। न्यू एंटिटी का क्रिएशन होना एक मैंडेटरी बात है। किसके अंदर? जॉइंट वेंचर के अंदर। जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और मोर बिजनेसेस फॉर्म अ न्यू कंपनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। विथ प्रॉफिट शेयर्ड एज पर फॉर्मल एग्रीमेंट। जो भी प्रॉफिट आएगा वो दोनों आपस में बांट लेंगे बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाया होगा आप लोगों ने, उस एग्रीमेंट के हिसाब से आप आपके प्रॉफिट को जो है वो बांट लेंगे। जैसे कि मारुति और सुजुकी। मान लो मारुति ने सुजुकी के साथ कोलैबोरेट किया पर नई एंटिटी नहीं बनाई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कि हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन है, क्योंकि दोनों सेम फील्ड की है। पर मारुति प्लस सुजुकी ने मिलकर एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम क्या है?
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, क्योंकि अब यहाँ पे आपने एक न्यू एंटिटी क्रिएट करी है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इट इज अ जॉइंट वेंचर। वैसे ही आईसीआईसीआई और लोम्बार्ड दोनों ने मिलके क्या किया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नाम की एक नई कंपनी बनाई जो इंडिया में इंश्योरेंस बेचती है। न्यू एंटिटी बनाई इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर है। फिर लास्ट कोलैबोरेशन कौन सा है, इक्विटी कोलैबोरेशन। इक्विटी कोलैबोरेशन मतलब वो कोलैबोरेशन जिसके अंदर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के अंदर इक्विटी स्टेक परचेस करती है। अ कंपनी अक्वायर माइनर इक्विटी शेयर इन अनदर बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी कोलैबोरेशन। जैसे कि किसी भी आउटसाइडर ने या किसी भी दूसरी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगर आपने इक्विटी शेयर खरीद लिए हैं सामने वाली कंपनी के तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये इक्विटी कोलैबोरेशन है। फिर ये इक्विटी कोलैबोरेशन हो सकता है एसोसिएट कंपनी बना दे, हो सकता है सब्सिडरी भी बना दे। 20% से ज्यादा खरीद लिया तो एसोसिएट कंपनी हो जाती है, 50% से ज्यादा खरीद लिया सब्सिडरी। एसोसिएट सब्सिडरी तो बोलोगे ही सही, पर उसको और भी क्या बोलोगे कि ये इक्विटी कोलैबोरेशन भी है। ठीक, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिजनेस कोलैबोरेशन। बिजनेस कोलैबोरेशन का मतलब क्या, when two or more entities work together for sharing ideas and thinking together to achieve a common goal। कितने तरह के बिजनेस कोलैबोरेशन, 5। कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरसेक्शनल, जॉइंट वेंचर और इक्विटी। ठीक, फिर नेक्स्ट टॉपिक आया कौन सा, फॉरेन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब तो क्लियर है, जब दो एंटिटी एक साथ काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन। इन्होंने वर्ड जोड़ दिया एक आगे कौन सा, फॉरेन। मतलब कोलैबोरेशन तो है पर इसमें एक एंटिटी कैसी है, नॉन रेसिडेंट, फॉरेनर। फॉरेनर को वर्ड क्या बोलेंगे अपन, नॉन रेसिडेंट एंटिटी। फॉरेन कोलैबोरेशन इज अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है, गठबंधन, पार्टनरशिप। फॉरेन कोलैबोरेशन एक पार्टनरशिप है फॉर्म्ड टू कैरी आउट टास्क, कोई से टास्क को करने के लिए आपने बनाई जिसके अंदर एक तो रेसिडेंट एंटिटी होगी और कम से कम एटलीस्ट वन नॉन रेसिडेंट एंटिटी होगी। इसका मतलब क्या, ऐसा भी हो सकता है कि एक रेसिडेंट एंटिटी हो और दो नॉन रेसिडेंट एंटिटी हो, इसको भी क्या बोलेंगे, फॉरेन कोलैबोरेशन। एक रेसिडेंट और एक रेसिडेंट, क्या ये फॉरेन कोलैबोरेशन है, नहीं, क्योंकि हमें कम से कम एक नॉन रेसिडेंट तो चाहिए। ठीक, ये बात करी हमने कि फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब क्या, फॉरेन कोलैबोरेशन इज अलायंस फॉर्म्ड टू कैरी आउट टास्क कलेक्टिवली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वन रेसिडेंट एंड एटलीस्ट वन नॉन रेसिडेंट एंटिटी। फिर कुछ एक छोटी मोटी और बात दी है अप्रूवल प्रोसेस के रिगार्डिंग। देखो, आपको फॉरेन कोलैबोरेशन बनाना है क्योंकि बाहर से पैसा आएगा इसमें, तो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जनरली गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन सी होती है इसके अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि मनी इन्वॉल्व है, फॉरेन मनी इन्वॉल्व है, तो आरबीआई, फेमा, ये सब जो है इन बातों का ध्यान आप लोगों को इसके अंदर रखना पड़ता है। और बात हम करते हैं इसके बारे में कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 जब हम पढ़ेंगे उसमें भी इसके बारे में हम थोड़ी और बातें करेंगे। एक एग्रीमेंट बनाएंगे आप जिसके अंदर लिखेंगे कि दोनों पार्टी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। जनरली क्या होता है, नॉन रेसिडेंट एंटिटी या तो पैसा देती है, फाइनेंस देती है, या फिर टेक्नोलॉजी देती है, या कोई नो हाउ। नो हाउ मतलब कोई ऐसी प्रोसेस है जो उसी को पता है, आपको नहीं पता। रेसिडेंट एंटिटी क्या देती है, लैंड, जगह दे देगी, जमीन दे देगी। लेबर, लेबर होगा जो रेसिडेंट एंटिटी वो अवेलेबल करा देगी। और रॉ मटेरियल, जैसे कि चाइना में इतनी सारी फैक्ट्रीज क्यों लगती है, क्योंकि वहां पे लेबर क्या है, सस्ता, चीप लेबर है। तो अगर इंडिया की कोई एंटिटी ने चाइना में किसी एंटिटी के साथ कोलैबोरेट किया तो लेबर क्या इंडिया वाली एंटिटी यहां से लेके जाएगी क्या, नहीं, लेबर कौन देगा, रेसिडेंट एंटिटी। अगर वो हमसे कोलैबोरेट करेंगे तो क्यों करेंगे, या तो हमारे पास पैसा होगा, या हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, या हमारे पास नो हाउ होगा। ना तो हम इंडिया से जमीन लेके जा सकते हैं, ना लेबर लेके जा सकते हैं, तो हम क्या लेके जाएंगे, फाइनेंस या फिर टेक्नोलॉजी। तो वैसे ही अगर कोई बाहर से इंडिया में आ रहा है तो वो भी क्या लेके आएगा, टेक्नोलॉजी या फाइनेंस, क्योंकि ना तो बेचारा वो वहां से जमीन ला सकता है ना ही लेबर ला सकता है। ठीक, टेन्योर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा कि फॉरेन कोलैबोरेशन कितने समय तक चलेगा। फीचर्स दिए हुए हैं, कोई खास बात नहीं है। फॉरेन कोलैबोरेशन एक तरीके की पार्टनरशिप होती है, गवर्नमेंट की अप्रूवल उसके लिए लगती है। फॉरेन कोलैबोरेशन किन एंटिटीज के बीच में होता है, जनरली एक एंटिटी तो होती है जो डेवलपिंग होती है और एक एंटिटी कैसी होती है, डेवलप्ड।
एक डेवलप्ड हो चुकी है और दूसरी डेवलपमेंट की स्टेज में है। ये दोनों एंटिटीज जो होती है जनरली मिलके कोलैबोरेशन करती है। हालांकि कोलैबोरेशन डेवलप्ड और डेवलप्ड के बीच में भी होता है, डेवलपिंग और डेवलपिंग के बीच में भी होता है, बट जनरली किस में होता है, डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों को फायदे होते हैं। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री दोनों को फायदे होते हैं। एक को लैंड मिलती है, एक को लैंड लेबर सस्ता मिल जाता है, एक को पैसा मिल जाता है जो उसके पास नहीं है। तो पार्टनरशिप में तो हमेशा ही दोनों को फायदा होता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, हो सकता है कि एक रेसिडेंट एंटिटी जो है वहां पे लेबर बहुत सारा अवेलेबल है, पर उस लेबर का यूज ही क्या, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो टेक्नोलॉजी आप बाहर से ले आइए तो आपका जो लेबर है उसका भी बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएंगे सारी रिसोर्सेस का। मान लीजिए एक कंट्री के पास बहुत सारा पैसा है, पर उस पैसे का यूज क्या, अगर आपके पास लेबर ही अवेलेबल नहीं है। मान लो यूएसए के पास पैसा बहुत, पर कोई मजदूरी करने को तैयार ही नहीं, तो कौन बनाएगा रोड, अगर कोई मजदूरी नहीं करेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, फॉरेन एंटिटी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, लेबर वहां से लाएंगे या अपना जो पैसा है उसको वहां इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, फिर आया इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, कि फॉरेन कोलैबोरेशन करने के उद्देश्य क्या होते हैं, या इसी को आप बेनिफिट भी बोल देंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन या फिर बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन क्या क्या है। पहला, इंप्रूव फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ कोलैबोरेटिंग एंटिटीज। दोनों एंटिटीज या जितनी भी एंटिटीज कोलैबोरेट कर रही है सभी की फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, सभी को पैसे की टर्म्स में फायदा होता है, दोनों की फाइनेंशियल ग्रोथ इंप्रूव होती है। सेकंड, ऑक्यूपाई अ मेजर मार्केट शेयर फॉर कोलैबोरेटिंग एंटिटीज। दोनों एंटिटीज या जितनी भी एंटिटीज है कोलैबोरेटिंग, ये सभी मिलके एक मार्केट में ज्यादा शेयर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर मारुति और सुजुकी दोनों अपनी अपनी गाड़ी अलग अलग बेचेंगी तो उतनी नहीं बेच पाएंगी जितनी दोनों मिलके मारुति सुजुकी बेच देगी। ठीक, तो क्या होता है, आप मार्केट शेयर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। हो सकता है मारुति सिर्फ इंडिया में बेचती हो, सुजुकी सिर्फ चाइना या जापान में बेचती हो सकता है मारुति सुजुकी मिलके यूएसए या फिर साउथ अफ्रीका में भी अपने गुड्स जो है उनको बेचने चालू कर दे। कोलैबोरेट होंगे, रिसोर्सेज कंबाइन होगी, तो आप मार्केट शेयर जो है वो ज्यादा ऑक्यूपाई फिर कर सकते हैं। ठीक, थर्ड, रिड्यूस हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट एंटिटी। जो नॉन रेसिडेंट एंटिटी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा खर्चा जो है वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक रेसिडेंट पार्टनर है जिसके पास ये रिसोर्सेस ऑलरेडी रेडी है। अगर आप खुद से काम ये आके करते तो ये सारा खर्चा भी फिर आपको करना पड़ता, जो अब नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो छोटे खर्चे होते हैं या जो नेसेसरी खर्चे होते हैं वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो रेसिडेंट पार्टनर है उसके पास ये सारी सुविधाएं पहले से अवेलेबल होगी। फोर्थ, ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन रेसिडेंट एंटिटी। जैसे हमारे यहाँ लेबर बहुत सारा अवेलेबल है, तो उस लेबर का यूज कब होगा? जब हम बाहर की टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो लेबर यूज में आएगा, अदरवाइज क्या होगा, लेबर ऐसा ही रहेगा। फाइनेंस, किसी कंट्री में पैसा बहुत सारा है पर लेबर नहीं है तो फाइनेंस का कोई यूज नहीं। कोलैबोरेशन से क्या होता है कि ऑप्टिमम और इफेक्टिव यूज होता है किनका? रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस का मतलब तो पता है ना, रिसोर्सेस मतलब लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, मनी, इन सबको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रेसिडेंट एंटिटी कंट्री। बाहर से पैसा लेके आओगे, हमारे यहाँ पैसा लगाओगे तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं इनको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक, तो ये क्या है? 5 फायदे किसके? फॉरेन कोलैबोरेशन करने के। फॉरेन कोलैबोरेशन करने के कितने फायदे? टोटल 5। पहला क्या? इंप्रूव फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ कोलैबोरेटिंग एंटिटीज। सेकंड, ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक। थर्ड, ऑक्यूपाई अ मेजर मार्केट शेयर फॉर कोलैबोरेटिंग एंटिटीज। फोर्थ, रिड्यूस द हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर नॉन रेसिडेंट एंटिटी। और फिफ्थ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रेसिडेंट एंटिटी कंट्री। ठीक, फिर हमने बात करी कि फॉरेन कोलैबोरेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमने बिजनेस कोलैबोरेशन के टाइप पढ़े थे, कितने? 5। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉरेन कोलैबोरेशन के टाइप। ये कितने हैं? टोटल 4। ये है टोटल 4। पहला कौन सा? फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। सेकंड, टेक्निकल कोलैबोरेशन। थर्ड, मार्केटिंग कोलैबोरेशन। और फोर्थ, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कोलैबोरेशन। पहला है फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, मतलब फॉरेन फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। क्यों? क्योंकि फॉरेन कोलैबोरेशन के टाइप्स इसमें पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन मतलब क्या? इसके अंदर बाहर से क्या आ रहा है?
पैसा, बात किसकी कर रहे हैं, फाइनेंस की। इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स इनटू डोमेस्टिक कंट्री, बाहर की कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री में पैसा आ रहा है। पैसा कितने तरीके से आ सकता है, 3 तरीके से। या तो सामने वाला आपके इक्विटी शेयर्स खरीद के आपको पैसा दे देगा, या फिर आपको लोन दे देगा, या फिर आपको क्रेडिट पे माल दे देगा। इसको भी क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। तो फाइनेंशियल कोलैबोरेशन हो सकता है ओनरशिप के थ्रू हो, लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू हो, या फिर क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू हो। थर्ड है, फाइनेंस जो है वो कहां से फ्लो होगा, डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग की तरफ ही होता है। ये तो लगभग 99% के केसेस में ऐसा होता ही है। ऐसा नहीं होगा कि एक डेवलपिंग नेशन डेवलप्ड नेशन के साथ फॉरेन कोलैबोरेशन कर रहा है और पैसा दे रहा है, जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक, फिर आया सेकंड, टेक्निकल कोलैबोरेशन। नाम से याद रखना है, टेक्निकल कोलैबोरेशन मतलब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। एक एंटिटी क्या प्रोवाइड कर रही है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। जनरली फॉरेन एंटिटी या जो नॉन रेसिडेंट एंटिटी होती है वो ही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। मॉडर्न फॉरेन टेक्नोलॉजी कहाँ आती है, डोमेस्टिक के अंदर, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। फॉरेन कंपनी प्रोवाइड करती है नो हाउ, कोई प्रोसेस, इंस्टॉल करती है ऑटोमेटेड मशीन और एक्सपर्टीज ऑफर करती है। जैसे कि मान लीजिए एक इंडिया की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला मेट्रो बनाने का, और उस मेट्रो बनाते वक्त उनके सामने आ गया एक पहाड़। अब पहाड़ को तोड़ने के लिए इनके पास में क्या है, मशीन है, पर वो मशीन ऐसी है जो ज्यादा समय लगाएगी उस पहाड़ को तोड़ने में। तो इन्होंने क्या किया, जर्मनी की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया और उनसे बोला कि सर आप हमें वो टेक्नोलॉजी दीजिए जिससे हम इस पहाड़ को जल्दी से खोद सकें। ऐसा रियल केस हुआ था दिल्ली के अंदर। दिल्ली में यही हुआ था कि जब उन्होंने मेट्रो बनाई थी तो बहुत सारे ऐसी जगह उनके सामने आई थी जहां पे इंडियन मशीन्स जो है वो यूज नहीं आ पा रही थी। तो फिर जर्मन टेक्नोलॉजी उन्होंने इंटीग्रेट की। तो इसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। फॉरेन टेक्नोलॉजी जो है वो डोमेस्टिक मेथड के अंदर आती है। टेक्नोलॉजी का गैप जो होता है उसको कम होता है। आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जो दोनों के बीच का गैप था ये कैसे कम हो गया, फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन के थ्रू। थर्ड कौन सा है, मार्केटिंग कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन का फर्स्ट टाइप फाइनेंस, सेकंड टेक्नोलॉजी और थर्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू फॉरेन एंड इंटरनेशनल मार्केट। गुड्स एंड सर्विस कहां जाती है, फॉरेन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में। और कैसे जाती है, सामने वाली एंटिटी का क्या यूज करते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको यूज कर रहे हैं। जिसका एग्जांपल हमने क्लास में भी देखा था कि बीकेटी टायर, बालकृष्ण टायर नाम की जो इंडिया की कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को कहां प्रमोट करती है, ला लीगा नाम के फुटबॉल सीरीज के अंदर। क्यों, क्योंकि ला लीगा फुटबॉल काफी प्रचलित, काफी ज्यादा लोग देखते हैं कहां पे, यूरोप के नेशन में। यूरोप में खेती भी बहुत होती है तो वहां पे ट्रैक्टर के टायर्स की डिमांड भी बहुत है। बीकेटी टायर के लिए एक अच्छा मार्केट कौन सा है, यूरोप का मार्केट। पर उसे कैसे टारगेट करें, उस चैनल के थ्रू जहां से हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। और कैसे हो सकता है वो, ला लीगा, क्योंकि ला लीगा फुटबॉल जो है उसे काफी लोग देखते हैं यूरोप में। तो जब उसके एडवर्टीजमेंट में बीकेटी टायर्स दिखेगा तो लोग बीकेटी टायर्स के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। ठीक, इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू फॉरेन एंड इंटरनेशनल मार्केट। फॉरेन कंपनी यूज करती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इंक्रीज होता है एक्सपोर्ट, कहां से, डेवलपिंग कंट्रीज से ग्लोबल मार्केट्स में। जैसे इंडिया भी अभी किस में आता है, डेवलपिंग में ही आता है। यूरोप किस में आते हैं, यूरोप की कंट्री बहुत सारी डेवलप्ड में। तो इंडिया से कहां जा रहा है सामान, यूरोप में। डेवलपिंग से डेवलप्ड में जाता है प्रोडक्ट या सर्विस। ठीक, लास्ट कौन सा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कोलैबोरेशन। मतलब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का मतलब क्या, कोई एडवाइस मैनेज फॉरेन कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी या रेसिडेंट कंपनी को क्या देती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का मतलब बिजनेस कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, उसकी कंसल्टेंसी मतलब सलाह, एडवाइस। इनफ्लो ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज फ्रॉम फॉरेन कंपनी टू इनहांस डोमेस्टिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस। हो सकता है रेसिडेंट एंटिटी के अंदर बिजनेस जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा हो, सही तरीके से नहीं चला पा रहे हो, तो आप फॉरेन एंटिटी की क्या लेते हैं, मदद, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने समझा था, मैकेंजी नाम की कंसल्टिंग फर्म ने किसको एडवाइस करा था,
इंडियन रेलवे को, क्या बोला था कि आपके रेलवे स्टेशन पे जो खाली जगह है इस खाली जगह को यूज करो किस चीज में, एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट आप करिए ताकि आपका एक रेवेन्यू यहां से भी जनरेट हो पाए। ये पढ़ा हमने कौन सा टॉपिक, फॉरेन कोलैबोरेशन। अभी तक कितने टॉपिक पढ़े मेन, दो, पहला बिजनेस कोलैबोरेशन और दूसरा फॉरेन कोलैबोरेशन। बिजनेस कोलैबोरेशन के कितने टाइप, 5, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरसेक्शनल, जॉइंट वेंचर, इक्विटी। और फिर पढ़ा फॉरेन कोलैबोरेशन, उसके कितने टाइप, 4, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, जॉइंट वेंचर। बिजनेस कोलैबोरेशन का 4th टाइप जो पढ़ा था अब उसको क्या पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें क्या, जॉइंट वेंचर मतलब क्या, दो एंटिटीज मिलके एक न्यू एंटिटी क्रिएट करती है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। जॉइंट वेंचर कैन बी डिफाइंड एज एंटरप्राइज, मतलब न्यू एंटरप्राइज, एक न्यू एंटरप्राइज क्रिएट हो रही है वेयर 2 और मोर इन्वेस्टर शेयर ओनरशिप, 2 या 2 से ज्यादा इन्वेस्टर ओनरशिप को शेयर करते हैं, एंड कंट्रोल, कंट्रोल शेयर करते हैं किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के राइट्स और ऑपरेशंस के ऊपर। मतलब जॉइंट वेंचर मतलब एक ऐसा एंटरप्राइज जहां पर 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा इन्वेस्टर ओनरशिप शेयर करते हैं, कंट्रोल शेयर करते हैं किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के राइट्स के ऊपर और बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक, जॉइंट वेंचर हो सकता है किसी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए हो और हो सकता है कि कोई कंटिन्यूइंग बिजनेस रिलेशनशिप के लिए हो, मतलब हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हो या हो सकता है लंबे समय तक चलने वाला जॉइंट वेंचर हो, कंटिन्यूइंग बिजनेस रिलेशनशिप। जैसे मारुति और सुजुकी ने क्या बनाया, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। महिंद्रा और रेनॉल्ट ने क्या बनाई, महिंद्रा रेनॉल्ट। जॉइंट वेंचर के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, रिस्क शेयर हो जाएगी जॉइंट वेंचर करने से, दोनों पार्टीज में रिस्क आपस में बढ़ जाएगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या, जैसे जैसे प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप लोग अचीव कर लेंगे। मार्केट एक्सेस, ज्यादा मार्केट में आप एक्सेस अप कर पाएंगे, ज्यादा बड़ा मार्केट आपके लिए ओपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस कैसी हो जाएगी, कंबाइन। एक्सप्लोरिंग ग्लोबल मार्केट, अब आप दूसरे बाहर मार्केट्स में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट कैसी हो जाएगी अब आप लोगों की, कम। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है, दोनों पार्टी का इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, हो सकता है कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो, अगर दोनों पार्टीज आपस में बराबर से बात नहीं कर रही है तो देयर आर चांसेस कि आपका जॉइंट वेंचर जो हो वो फेल हो जाए। अनरिलायबल पार्टनर, हो सकता है जो पार्टनर हो वो आपका ट्रस्टवर्दी नहीं हो। क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटर, जॉइंट वेंचर जब आप बनाते हैं अपने सीक्रेट्स दूसरे पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, हो सकता है जब जॉइंट वेंचर खत्म हो जाए उसके बाद आपका वही जॉइंट वेंचर का पार्टनर इस बिजनेस को अलग से करने लग जाए और आपका मार्केट शेयर जो है वो कम हो जाए। कल्चरल डिफरेंस, हो सकता है लैंग्वेज का डिफरेंस हो, वर्क कल्चर का डिफरेंस हो, काम करने के तरीके अलग हो। इंडिया में लेबर 6 दिन काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं, हो सकता है जापान का लेबर 5 दिन ही काम करता हो। तो ये क्या है, कल्चर का डिफरेंस है दोनों में। ठीक, फिर टॉपिक आया स्ट्रेटेजीज फॉर एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर। जब आप एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हैं तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना होता है, स्ट्रेटेजीज के माध्यम से उन्होंने बताया है। सबसे पहला तो क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर पार्टनर। सबसे पहले तो आप एक पार्टनर को ढूंढिए जिसके साथ आप जॉइंट वेंचर क्रिएट करना चाहते हैं। जब चूज करें उस पार्टनर को, आइडेंटिफाई करें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो जॉइंट वेंचर पार्टनर या तो आपसे बिजनेस करने में अच्छा हो, स्ट्रांग हो, या टेक्नोलॉजी उसके पास अच्छी हो, या कोई रिसोर्सेस उसके पास हो। मतलब आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी कुछ ऑफर करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सामने वाली पार्टी कुछ ऑफर ही ना करे। सेकेंड, ट्रस्टवर्दी पार्टनर, जो पार्टनर हो वो रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि आपने अपने जॉइंट वेंचर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया और सामने वाली पार्टी बाद में बैकआउट कर जाए, आपका नुकसान होगा इसमें। ठीक, थर्ड, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग जेवी रिलेशनशिप। आप जब एक जॉइंट वेंचर बनाएं तो उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि ऐसी जॉइंट वेंचर बनना चाहिए जिससे दोनों को प्रॉफिट हो।
या तो दोनों को फाइनेंशियली वो रिवॉर्डिंग हो, लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक जॉइंट वेंचर चले, उस तरीके से आपको जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करना है। फोर्थ, इक्वल कंट्रीब्यूशन, जो दोनों पार्टीज हैं या जितनी भी पार्टीज है, दोनों नहीं जितनी भी पार्टीज है जॉइंट वेंचर की, सभी को इक्वल कंट्रीब्यूट करना है, या तो स्किल्स में करे या रिसोर्सेज दे या कैपिटल दे। कैपिटल भी क्या है, एक रिसोर्स ही है। तो या तो आप रिसोर्सेज दीजिए, रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं तो कोई सी स्किल दीजिए, हो सकता है कोई नो हाउ आपके पास हो, कोई पेटेंट आपके पास हो, ठीक। रिटर्न एग्रीमेंट, आजकल बोले हुए की क्या ही वैल्यू है, सब बातें कैसी होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए। एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाइए जिसके अंदर टर्म्स लिखी हो, राइट्स लिखे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जो पार्टीज के वो लिखे हुए हो। शुरू में जॉइंट वेंचर के स्कोप को क्या करिए, लिमिटेड स्कोप होना चाहिए जॉइंट वेंचर का शुरू में। अगर जॉइंट वेंचर अच्छा चलता है तो फिर आप आपके जॉइंट वेंचर को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड बाद में कर सकते हैं। फिर सेवेंथ है वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाते वक्त ही आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भैया हमारे कस्टमर कौन होंगे, वैल्यू चेन क्या होगा, सप्लाई चेन हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कितनी होगी, ये सब बातें क्या, इनको क्या बोलते हैं, बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल आपको पहले से ही पता होना चाहिए जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने से पहले। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जॉइंट वेंचर का जो है वो ऐसा चलना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको कोई आपके जैसा ही और पार्टनर बाद में मिलता है तो आपका जॉइंट वेंचर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप किसी को भी आसानी से किसी भी स्टेज पे अकोमोडेट कर पाए, मतलब एक्सेप्ट कर पाए अपने उस जॉइंट वेंचर के अंदर। और नाइन्थ क्या है, स्टैब्लिश एग्जिट रूट। ध्यान रखिए कि जॉइंट वेंचर बनाया है, हो सकता है किसी कारणों से कोई जॉइंट वेंचर का पार्टनर उसको छोड़ के जाए, तो आपके जॉइंट वेंचर में ही ये पहले से प्रोविजंस हो कि कब जॉइंट वेंचर में से कौन जा सकता है, किस मेथड से जा सकता है, कब जा सकता भी है या नहीं जा सकता है, सब बातें जो है वो इसके अंदर डिफाइन होनी चाहिए। ये बात करी हमने किस बारे में, जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर भी कितने तरह के होते हैं, दो। कौन कौन से, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। वैसे तो मैं पिछले आधे घंटे से क्या बोल रहा हूं कि जॉइंट वेंचर मतलब वो जहां पे एक न्यू एंटिटी क्रिएट होती है, पर जॉइंट वेंचर में भी एक एक्सेप्शन है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, जहां पे न्यू एंटिटी क्रिएट नहीं होती है, ठीक। पहले पढ़ते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कितने तरह के, दो, इक्विटी और कॉन्ट्रेक्चुअल। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर मतलब एक न्यू सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो रही है, ठीक, जिसके अंदर दोनों पार्टीज क्या है वो रिसोर्सेस कंट्रीब्यूट करती है और एक न्यू कंपनी को फॉर्म करते हैं। फिर हमने बात करी थी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की। कौन कौन सी होती है, पहला क्या, पहला तो यही कि दोनों मिलके एक न्यू एंटिटी बनाएंगे, इसका एग्रीमेंट टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी। सेकंड, शेयर्ड ओनरशिप बाय पार्टीज इन्वॉल्व। जितनी भी पार्टीज हैं सभी मिलके उस जॉइंट वेंचर की ओनरशिप को शेयर करेंगे। ओनरशिप का मतलब क्या, इक्विटी शेयर जो है वो सभी पार्टीज में बट जाएंगे, जितना कंट्रीब्यूशन किया होगा उस रेशो में। जब ओनरशिप आएगी तो साथ में ही क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे ओनरशिप शेयर हो रही है वैसे ही शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, और दूसरे फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के लिए भी क्या होगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट में क्या है, शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा कि ए नाम की पार्टी को 50% मिलेगा, बी को 30% मिलेगा, सी को 20% मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में शेयर होगा, जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाइड होगा, ठीक। जॉइंट वेंचर कितने तरह के, दो, इक्विटी और कॉन्ट्रेक्चुअल। इक्विटी मतलब वो जॉइंट वेंचर जहां पे एक न्यू एंटिटी क्रिएट होती है। अब कौन सा, कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कोई भी न्यू एंटिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है, नो न्यू एंटिटी इज फॉर्म्ड। रिलेशनशिप कैसे गवर्न होती है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोल दो या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ठीक।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एग्जैक्ट अपोजिट जो उसकी थी कैरेक्टरिस्टिक इक्विटी बेस्ड की। कोई ओनरशिप नहीं, दोनों पार्टीज क्या करती है, सिर्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। कंट्रोल कैसे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि ए नाम की पार्टी का 50% का कंट्रोल होगा और बी नाम की पार्टी का 50% का कंट्रोल होगा। ठीक। कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग बिजनेस वेंचर, दोनों का क्या है, एक ही उद्देश्य है कि इस बिजनेस को चलाना है। इनपुट दोनों पार्टीज देती है। रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, जरूरी नहीं है किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए हो। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर नाम सुन के ऐसा लग सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने जॉइंट वेंचर बनाया है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर भी हो सकता है कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए हो। एक और ये क्वेश्चन भी है, आया तो नहीं है कभी एग्जाम में, पर हो सकता है कि मैं टेस्ट में पूछ लूं परसों। क्या लिखा है कि व्हेन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर इज यूजफुल, कब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर जो है वो यूजफुल होता है। दो तरह के जॉइंट वेंचर होते हैं, एक तो कौन सा, इक्विटी, और दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल। इक्विटी के अंदर क्या होता है, न्यू एंटिटी क्रिएट, कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर न्यू एंटिटी क्रिएट नहीं होती है। क्यों हम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर बनाएंगे, इक्विटी जॉइंट वेंचर क्यों नहीं बनाए। पहला, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर मे बी यूजफुल वेयर सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट नीडेड या फिर फीजेबल। कोई ऐसे सरकमस्टांसेस आ गए हैं जहां पे आप एक न्यू एंटिटी क्रिएट कर ही नहीं सकते, फीजेबल नहीं है, बना नहीं सकते, या फिर जरूरत नहीं है न्यू एंटिटी बनाने की। क्यों, हो सकता है कोई सिंगल प्रोजेक्ट हो छोटे समय के लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर ही कर लेते हैं। पार्टीज डू नॉट वांट टू शेयर ओनरशिप, पार्टी चाहती नहीं है कि हम ओनरशिप शेयर करें, हम तो सिर्फ कंट्रोल को शेयर करेंगे। ठीक। और तीसरा क्या, जहां पे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत नेरो टास्क है, नेरो मतलब छोटा, कोई बहुत बड़ा टास्क है ही नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में या 2 महीने में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो न्यू एंटिटी बनाने से कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर बना लेंगे। ठीक। फिर बात करी थी हमने जॉइंट वेंचर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कब बनाते हैं, फैमिलियराइजेशन स्टेज पे, मतलब जब आप जान पहचान कर रहे हैं, जो जॉइंट वेंचर की पार्टीज हैं वो आपस में जान पहचान कर रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको क्या है, फैमिलियराइजेशन स्टेज पे बनाते हैं। इस वाली स्टेज पे ये जो एमओयू बनता है, इसके अंदर कोई भी लीगल टेक्निकल जार्गोन को यूज नहीं किया जाता है। कोई भी जार्गोन का मतलब क्या, टेक्निकल वर्ड्स, कोई भी टेक्निकल वर्ड्स हम इसमें यूज नहीं करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, ब्रीफ होता है, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। ये बताती है कि अब हमारा जॉइंट वेंचर आगे कैसा जाएगा, डिफाइन रोड मैप अहेड। फिर है कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं, इसको क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर। सेकंड में आप क्या कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। कब बनाते हैं ये, इंगेजमेंट फेज के अंदर। आपने फैमिलियराइजेशन स्टेज में दोनों पार्टीज ने आपस में एक दूसरे को जान लिया और बोला कि हाँ हम जॉइंट वेंचर बनाएंगे। तो अब जॉइंट वेंचर बनाएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट बनाया, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। मीडियम टर्म कमिटमेंट, बताओ भाई कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। इस स्टेज पे आने के बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि इस जॉइंट वेंचर में कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ये जॉइंट वेंचर कैसा होता है, लीगली बाइंडिंग, मतलब इस स्टेज पे आने के बाद अब आप पीछे नहीं जा सकते। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया है, इनफोर्सिएबल। अब अगर पीछे गए तो सामने वाली पार्टी हो सकता है आपके खिलाफ कोर्ट में चली जाए। थर्ड स्टेज कौन सी है, फाइनल स्टेज। इसके अंदर आप बनाते हैं एक तो जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट, शेयर होल्डर का एग्रीमेंट। अगर आपने जॉइंट वेंचर एलएलपी के फॉर्म में बनाया है तो एलएलपी एग्रीमेंट बनाएंगे, और जॉइंट वेंचर कंपनी के फॉर्म में बनाया है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या, फाइनल स्टेज के अंदर आप स्टैब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, क्रिएशन की तरफ जाते हैं कि चलो बातचीत तो सारी हो गई, अब सही में जॉइंट वेंचर को पेपर पे लेके आते हैं। ठीक। एलएलपी एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है अगर आप कंपनी बना रहे हो तो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी नहीं है अगर आप एलएलपी बना रहे हो तो, दोनों में से एक तो बनेगा ही सही। फिर आया इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। फाइनल स्टेज में हमने क्या बनाया था, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाओगे तो उसके अंदर क्या क्या बातें लिखनी है, इसेंशियल कंपोनेंट उसके क्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन, नेचर ऑफ एग्रीमेंट,
इसके अंदर आप बताएंगे कि हम कैसा जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, इक्विटी बना रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बना रहे हैं। पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज हैं जो जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी डिटेल्स। रेसिटल्स, रेसिटल्स मतलब क्या, जो पार्टीज हैं उनका बैकग्राउंड देंगे, जॉइंट वेंचर क्यों बना रहे हैं, जॉइंट वेंचर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप कहां पे लिखेंगे, रेसिटल्स के अंदर। फिर लिखेंगे ऑपरेशन से रिलेटेड बात कि जॉइंट वेंचर चलेगा कैसे, क्या होगा हमारी जॉइंट वेंचर का नाम, एंटिटी का नाम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, एलएलपी बना रहे हैं या कंपनी बना रहे हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, कौन कितना इक्विटी इन्वेस्ट कर रहा है, हमारा जो जॉइंट वेंचर है वो कैसे लोन ले सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग होंगे, कैसे उनको अपॉइंट किया जाएगा, उन्हें कैसा कितना पैसा दिया जाएगा। मतलब क्या, इसके अंदर आप मन से दो बातें भी और लिख सकते हैं बिजनेस को चलाने की। इस सेक्शन के अंदर हम क्या लिख रहे हैं कि जॉइंट वेंचर चलेगा कैसे, उसके रूल्स को हम इस यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, वो बातें जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी लिखती है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर आया लीगल एस्पेक्ट, जॉइंट वेंचर को अगर चेंज करना है, अमेंड करना है तो कैसे अमेंड कर सकते हैं, हमारे एग्रीमेंट का ड्यूरेशन कितना होगा, जॉइंट वेंचर कितना लंबा चलेगा, झगड़े हो गए तो झगड़े कैसे दूर करेंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन, उसके प्रोसीजर्स कहाँ लिखे होंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हम इसके अंदर लिख देंगे कि भैया जॉइंट वेंचर के कोई भी बातें किसी और को मत बताना, कॉन्फिडेंशियल रखना, अगर किसी और को आपने डिस्क्लोज किया तो सामने वाली पार्टी को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पेनल्टी के क्लॉजेस भी हम इसके अंदर लिख देंगे। नॉन कॉम्पीट एंड इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस, नॉन कॉम्पीट क्लॉज मतलब हम बोल देंगे कि जॉइंट वेंचर की जो पार्टीज हैं ये अपना सेपरेट बिजनेस नहीं करेगी अलग से, कब तक, जॉइंट वेंचर खत्म होने के 5 साल बाद तक नहीं करेगी। आप ऐसा क्लॉज जॉइंट वेंचर के एग्रीमेंट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक, ये क्या बात करी अपन ने अभी। लास्ट वाला पॉइंट ये है, नॉन कॉम्पीट एंड इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस जो हैं वो आप जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर डालेंगे। नॉन कॉम्पीट मतलब क्या, कि भाई जॉइंट वेंचर की जो पार्टीज हैं ये पार्टीज अलग से अपना कोई बिजनेस नहीं करेगी। अगर आपको ये पॉइंट डालना है तो आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकती है तो डाल दो। जैसे कि बीसीसीआई ने नॉन कॉम्पीट क्लॉज डाला है, क्या बोला है, आईपीएल के अलावा इंडियन प्लेयर किसी भी और लीग में नहीं खेल सकते। ये क्या है, नॉन कॉम्पीट क्लॉज। जो क्रिकेटर्स हैं वो बाइंडेड है बीसीसीआई के रूल से, उन्होंने क्या डाला कि नहीं कर सकते। अगर किसी दूसरे में खेले तो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। बीसीसीआई ने हो सकता है ये क्लॉज डाला हो कि अगर किसी इंडियन प्लेयर ने आईपीएल के अलावा किसी दूसरी लीग में खेला तो आपको 25 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे बीसीसीआई को। ये क्या है, इंडेमनिफिकेशन का क्लॉज। ठीक, समझ में आया यहां तक। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब क्या होता है, आप एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। स्पेशल नाम ही क्या है इसका, स्पेशल पर्पस व्हीकल। व्हीकल का मतलब बस इन्होंने क्या बोला है, एक एंटिटी। व्हीकल से यहाँ पे मतलब क्या है इनका, एक न्यू एंटिटी या एक न्यू कंपनी। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने एक कंपनी या एंटिटी बनाई है। स्पेशल पर्पस व्हीकल इज एन एंटिटी क्रिएटेड फॉर, एक एंटिटी क्रिएट करी है क्यों, फॉर स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, किसी लॉफुल काम को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी अनलॉफुल काम को करने के लिए आपने एसपीवी बनाया हो। विथ इट्स ऑपरेशन लिमिटेड टू अक्वायरिंग एंड फाइनेंसिंग स्पेसिफिक असेट, किसी स्पेसिफिक असेट को परचेस करने के लिए या उसको फाइनेंस करने के लिए आपने एक कंपनी बना ली है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल इज एंटिटी क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक lawful purpose with its operation limited to acquiring and financing specific assets। सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। एबीसी नाम की कंपनी ने एक XYZ नाम का स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया तो XYZ जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। ठीक, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है उसके ऑपरेशन बंद हो जाएंगे जैसे ही उसका पर्पस अचीव हो जाएगा। हो सकता है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल आपने 2 साल के लिए बनाया है, क्यों, क्योंकि 2 साल में वो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 साल बाद उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे।
क्यों बनाते हैं भाई? स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने का मकसद क्या होता है? इनेबल लेवरेज्ड डेट और स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट विदाउट इंडेंजरिंग पेरेंट कंपनी। क्या होता है? अगर कंपनी को कोई स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में एंटर करना है तो ऐसे केस में आप उस स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू कर सकते हैं। इसको आप सिर्फ ऐसा समझ लीजिए, मतलब कोई ऐसे ट्रांजैक्शन में कंपनी इन्वॉल्व होना चाहती है जो कैसा है? अनसर्टेन। हो सकता है ये ट्रांजैक्शन कंपनी के हिसाब से नहीं गया तो कंपनी को भारी नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए कंपनी ने क्या बोला कि अपने को करना ही नहीं भाई, अपन एक नई कंपनी बना देते हैं और इस नई कंपनी के थ्रू ही ये वाला काम करेंगे, स्पेक्युलेटिव काम करेंगे। सेकेंड, बैंक को मदद करती है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन्स एंड रिसीवेबल्स के केस में। बैंक्स क्या होती है? जो अपने लोन्स एंड रिसीवेबल्स होते हैं वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाती है और उस स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या करती है? सिक्योरिटाइज कर देती है अपने सारे लोन्स और रिसीवेबल्स, उनसे कैश अभी ले लेती है और फिर वो स्पेशल पर्पस व्हीकल उन रिसीवेबल्स को कलेक्ट करते हैं। ये वैसा ही है जैसा हमने फैक्टरिंग पढ़ा था, ठीक। गवर्नमेंट भी स्पेशल पर्पस व्हीकल को यूज करती है। क्यों? जब उनके पास लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल समझा था कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया था जिसका काम ही क्या था? उस स्मार्ट सिटी मिशन को ऑपरेट करना, मैनेज करना। फोर्थ है, टैक्स सेविंग भी हो जाती है थ्रू असेट एक्विजिशन। फिर आया कौन सा टॉपिक? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये भी कैसा टॉपिक है? इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वीकली टेस्ट में आया हुआ था। बेनिफिट ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के फायदे क्या? कुछ भी नई बात नहीं लिखी है, जो अभी तक पढ़ी है सब वही बात। क्या होता है? रिस्क क्या होती है? सेपरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने पेरेंट कंपनी से स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो अब स्पेशल पर्पस व्हीकल की कोई भी रिस्क पेरेंट कंपनी के ऊपर नहीं आएगी। शील्ड पेरेंट कंपनी फ्रॉम इंसॉल्वेंसी और ऑपरेशनल रिस्क। सेकंड, टैक्स बेनिफिट। क्यों? अगर आप स्पेशल पर्पस व्हीकल, यही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है टैक्स सेविंग, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं? अगर आपने स्पेशल पर्पस व्हीकल को सही जगह पर बनाया जहां पे आपको टैक्स हॉलिडे मिलता है तो ऐसे केस में आपको टैक्स सेविंग हो जाएगी। जैसे कि मॉरिशियस, मॉरिशियस नाम की जो जगह है या दुबई नाम की जो जगह है वहां पे टैक्स कैसे है? कम कम या फिर जीरो। मॉरिशियस में टैक्स कितना है? जीरो। दुबई में भी एट प्रेजेंट टैक्स रेट कितना है? जीरो। अगर आपने आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल कहां बना दिया? दुबई या फिर मॉरिशियस में। मतलब इनको क्या बोलते हैं? आप एक वर्ड सुनेंगे जब पेपर नंबर 7 पढ़ोगे तब, टैक्स हेवन नाम का एक वर्ड होता है। हेवन मतलब क्या होता है? स्वर्ग। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। टैक्सेस के लिए स्वर्ग, स्वर्ग कब बोलेंगे? जब टैक्स लग ही नहीं रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कि टैक्स हेवन। तो टैक्स हेवन है, किसको बोलते हैं टैक्स हेवन? मॉरिशियस और दुबई को जनरली क्या कंसीडर किया जाता है? टैक्स हेवन। अगर आपने टैक्स हेवन में स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक। लीगल प्रोटेक्शन, लाइबिलिटी कैसी हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट कैसा है? इंडिपेंडेंट। आपने देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। मान लो रिलायंस नाम की कंपनी जो है, रिलायंस नाम की कंपनी है, इसने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया। रिलायंस ने 10 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल ने क्या किया? 20 लाख का लोन लिया। कहां से? बाहर से। ये पूरे के पूरे 30 लाख क्या कर दिए? डुबा दिए। रिलायंस की लाइबिलिटी कितनी है बताओ? लिमिटेड। लिमिटेड अप टू 10 लाख, क्योंकि उसने इन्वेस्ट कितना किया था? 10 लाख। अब ये जो 20 लाख रुपए डूबे हैं ना बैंक के, ये डूब ही जाएंगे, वो रिलायंस से नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि हमने रिस्क सेपरेट कर दी थी स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के। अभी समझ में आया स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने का क्या फायदा है? फिर कौन सा पॉइंट है? अट्रैक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मान लो आपको लोन नहीं लेना, आपको आपकी बैलेंस शीट कैसे रखनी है? साफ। तो आपने क्या बोला? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाओ, इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू लोन ले लेंगे। तो अब लोन किसकी बैलेंस शीट में दिखेगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल की। आपकी बैलेंस शीट में कोई लोन ही नहीं है, तो आप कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं? अट्रैक्टिव फाइनेंशियल्स बन गए आपके। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में कोई लोन है ही नहीं। लोन कहां से ले लिया हमने? स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के। ऐसा कंपनीज करती है। ये सारे फायदे वही फायदे दिए हुए हैं जो एक्चुअल में कंपनीज स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के यूज करती है। ईज ऑफ असेट ओनरशिप। क्यों? क्योंकि आप सेपरेट तरीके से एक असेट ओन कर सकते हैं। अगर आपको आपके नाम पे कोई असेट ओन नहीं करनी है तो आप क्या करोगे? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल। मैं चाहूं अगर
तो डोरमेंट कंपनी को भी स्पेशल पर्पस व्हीकल बोल सकता हूं। डोरमेंट कंपनी आप सभी लोग पढ़ चुके हो। मुझे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करना है और मुझे वो अपनी बैलेंस शीट में नहीं बताना है। मैंने एक नई कंपनी बनाई और उस नई कंपनी के नाम पे वो आईपी होल्ड कर लिया, तो मेरे लिए तो क्या है, वो भी स्पेशल पर्पस व्हीकल ही है। चलो ये बताओ जरा मुझे अब कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जब बनाओगे तो उसको एलएलपी फॉर्म में ही क्यों बनाओगे, कंपनी क्यों नहीं बना रहे हो, बताओ क्यों? क्योंकि एलएलपी बनाने में कम खर्चा होता है, लो कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज कंपेयर्ड विथ कंपनी। कंपनी बनाने में अगर 50,000 का खर्चा है तो एलएलपी बनाने में 20 का ही है। और मेंटेनेंस, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि कंपनी को एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है। सेक्शन 92 में जनरल मीटिंग का है कि एनुअल रिटर्न का है? एनुअल रिटर्न का है। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है, ऑडिट कराना है, फलाना ढिमकाना करना है, बहुत सारी तरह की क्या है प्रोसेस है, कंप्लायंसेस है। एलएलपी में भी है पर कंपैरेटिवली क्या है, कम। जब कम है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि लो कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो है ही सही, लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी है, हर साल भी खर्चा कैसा होगा आपका, कम। सेकंड, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि कैसे गवर्न होती है एलएलपी? एलएलपी एग्रीमेंट कंपनी कैसे गवर्न होती है? मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनी एक्ट से होती है। एलएलपी किससे गवर्न होती है? एलएलपी एक्ट से। एलएलपी एक्ट क्या बोलता है कि आप एलएलपी एग्रीमेंट बना लो और उसके हिसाब से अपनी एलएलपी को चलाओ। कंपनी एक्ट क्या बोलता है? मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाओ और उस हिसाब से कंपनी चलाओ। मेमोरेंडम और आर्टिकल को बदलना कैसा है? मुश्किल। ऑल्ट्रेशन कितना है? रिजिड है उसमें। पर एलएलपी एग्रीमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर जब चाहे तब बदल सकते हैं। तो मैनेजमेंट कैसा हो गया आपका? फ्लेक्सिबल। कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपको नहीं देना है एलएलपी के केस में, जो कंपनी के केस में देना पड़ता था, अब बंद हो गया है। पर मॉड्यूल में लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि अभी भी क्या मानेंगे कि कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो अभी भी लगता है, एलएलपी में कभी भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता है। फोर्थ, ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है। एलएलपी को ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है, कंपनी को तो मैंडेटरी है। कैसी भी कंपनी हो, इवन डोरमेंट कंपनी को भी ऑडिट कराना मैंडेटरी है। पर एलएलपी के केस में अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है, टर्नओवर 40 लाख तक ही है, तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है क्या? नहीं। अगर लिमिट क्रॉस होगी तभी ऑडिट कराना है। ऑडिट नहीं कराना मतलब खर्चा कम, कंप्लायंस कम। ये फायदा ही है एलएलपी बनाने का। सिंप्लीफाइड वाइंडिंग अप प्रोसीजर, एलएलपी बंद करने में भी आसान है इन कंपैरिजन विद कंपनी। कंपनी को बंद करने के लिए कंप्लायंसेस भी ज्यादा होते हैं, खर्चे भी ज्यादा होते हैं, पर एलएलपी कम खर्चे में कम समय में बंद हो जाती है। फिर एलएलपी के केस में क्या होता है कि कई जगह पे उन्होंने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी अलाउ किया है, जैसे आईटी इंडस्ट्री, प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में। यहाँ पे मेरे अंदाजे से यस, चैप्टर हो गया हम लोगों का खत्म। कौन सा चैप्टर पढ़ा? चैप्टर नंबर 9। नाम क्या है? बिजनेस कोलैबोरेशन। सबसे पढ़ी पहले बिजनेस कोलैबोरेशन की डेफिनेशन, फिर पढ़े बिजनेस कोलैबोरेशन के टाइप्स। कितने टाइप? 5। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरसेक्शनल, जॉइंट वेंचर, इक्विटी बेस्ड। फिर हमने पढ़ा फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन के अंदर कितने टाइप? 4। कौन कौन से? फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। फिर हमने पढ़ा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के कितने टाइप? 2। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। फिर हमने पढ़ा आखिरी में क्या? स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल में फिर हमने आखिरी में पढ़ा कि स्पेशल पर्पस व्हीकल एलएलपी के फॉर्म में क्यों बनाएंगे। ठीक, ये चैप्टर खत्म हुआ। अब मैं आपको 2 मिनट लगा के क्या करता हूं, क्वेश्चंस बता देता हूं कि इस चैप्टर से अभी तक जो 3 एग्जाम्स हुई है न्यू अटेम्प्ट की, न्यू स्कीम की, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, वाईजेड लिमिटेड को स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना है, बताओ भाई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के क्या फायदे। अरे देख के थोड़ी बताओगे, ऐसे बताओगे। बताओ स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के क्या फायदे हैं? रिस्क सेपरेट हो जाती है, टैक्स बचा सकते हो आप, और बोलो। ये चले गए तुम लोग एलएलपी की तरफ। ये नहीं पूछा मैंने कि स्पेशल पर्पस व्हीकल एलएलपी क्यों बनाए, मैं पूछ रहा हूं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो पहला तुम लोगों ने बोला कि रिस्क जो है वो कैसी होती है? सेपरेट हो जाती है। फिर आप लोगों ने बोला कि टैक्स जो है वो बच जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि ईज ऑफ असेट ओनरशिप, जो असेट है वो आप क्या कर सकते हो? अपने नाम पे ओन कर सकते हो स्पेशल पर्पस व्हीकल में। फिर मैंने और क्या बोला, एक और पॉइंट, अट्रैक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो आपकी हो सकती है। और बोलो।
लीगल प्रोटेक्शन जो है वो आपको इसके केस में मिलता है। तो ये सारे क्या है फायदे, किसके फायदे, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के फायदे। इजी असेट ओनरशिप, ठीक। सिक्योरिटाइजेशन भी हमने पढ़ा था एक, कि सिक्योरिटाइजेशन भी बैंक जो है उसमें कर सकती है। चल फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बीएन लिमिटेड और पीएल लिमिटेड नाम की दो कंपनी डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर, दोनों मिलके क्या करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर बनाना चाहते हैं फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। पीएन और पीएल नाम की दो कंपनी है, मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कहां पे बनाना है, स्टेट ऑफ कर्नाटका में। काम कुछ भी नहीं आएगा ये, पर क्वेश्चन को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है अच्छे से। बोथ द कंपनी अप्रोच यू टू सीक योर एडवाइस ऑन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, दोनों कंपनी आपके पास आ गई, जैसे आप लोगों को बहुत आता हो पर आ गई, और अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, एडवाइस मांग रहे हैं। किस बात पे एडवाइस मांग रहे हैं, एडवाइस ऑन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू बी एंटर्ड इनटू बिटवीन देम, जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट वो आपस में बनाएंगे उसके ऊपर आप इनको एडवाइस करो। एडवाइस देम ऑन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, क्या क्या इसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे जॉइंट वेंचर के, बोलो बोलो। सबसे पहले तो आपने बता दिया डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आप बताएंगे नेचर ऑफ एग्रीमेंट, फिर आप बताएंगे डिटेल्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व्ड, फिर आप थर्ड पे बताएंगे रेसिटल, इसके अंदर आप बताएंगे बैकग्राउंड एंड इंटेंशन ऑफ पार्टीज, फिर आप बताएंगे ऑपरेशन फेज से रिलेटेड बातें, कौन कौन सी, सबसे पहले आप बताओगे एंटिटी का नाम, फिर आप बताओगे कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पे, फिर आप बताओगे कंट्रोल एंड ओनरशिप नहीं, फिर आप बताओगे कि बोर्ड का कंपोजिशन क्या होगा, की अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, एक पॉइंट कोई सा छूट रहा है बोलो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आप बताएंगे कितना इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा और क्या लोन से रिलेटेड रूल्स होंगे। फिर एक फिफ्थ पॉइंट आप बताएंगे लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड, कि ड्यूरेशन कितना होगा, अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, एग्जिट कैसे कर सकते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। देखा 2 मिनट में आंसर लिख दिया और तुम बोल रहे हो कि एसबीआई का पेपर कैसा आ रहा है, लेंदी, लेंदी नहीं आ रहा है, याद नहीं है, ठीक। ये देखो जो बातें आप लोगों को बताई वही लिखी, डिस्क्रिप्शन, पार्टीज, रेसिटल्स, ऑपरेटिव पार्ट की डिटेल, लीगल एस्पेक्ट की डिटेल। ये कब आया था बेचारा, दिसंबर 2023 में, और ये कब आया था, दिसंबर 2023 में। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और ये आया एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। वीकली टेस्ट के ही क्वेश्चन, क्या बात है, वीकली टेस्ट के ही क्वेश्चन निकले तो सारे के सारे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन बताओ कितने थे, 5। पहला इंप्रूव फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ कोलैबोरेटिंग एंटिटीज, सेकंड ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ रेसिडेंट एंटिटी, थर्ड ऑक्यूपाई अ मेजर मार्केट शेयर फॉर कोलैबोरेटिंग एंटिटीज, फोर्थ जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रेसिडेंट एंटिटी, और रिड्यूस हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर नॉन रेसिडेंट एंटिटी। देखो क्या बात है, वही सारे क्वेश्चन आ गए, इंप्रूव फाइनेंशियल ग्रोथ, ऑक्यूपाई मेजर मार्केट शेयर, रिड्यूस हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेक, ये गलत हो गया थोड़ा सा, शायद यहाँ पे कुछ गलती है, ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और जनरेट एम्प्लॉयमेंट। क्या बात है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, रिन्यूएबल पावर लिमिटेड नाम की एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर है विद एक्सपर्टीज इन सोलार एंड विंड पावर एनर्जी। आरपीएल नाम की एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है, एक्सपर्ट है किसमें, सोलार और विंड पावर जनरेशन, मतलब धूप और हवा से बिजली कैसे बनाएं उस काम में एक्सपर्ट है। कौन, आरपीएल नाम की एक कंपनी। फिर आरपीएल हैज आइडेंटिफाइड विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, आरपीएल ने विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को क्या किया है, आइडेंटिफाई एज अ पोटेंशियल पार्टनर टू एस्टैब्लिश एन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, एक पार्टनर है किसके लिए, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के लिए। RPL approaches you to seek your advice on key characteristic of equities joint venture। वापस आपके पास आ गए हैं, जैसे आपको की कैरेक्टरिस्टिक याद हो, याद है क्या, कौन कौन सी है, सबसे पहले हो गया शेयर्ड ओनरशिप, दूसरा हो गया शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा हो गया शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
और चौथा हो गया एग्रीमेंट टू क्रिएट न्यू एंटिटी, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं शेयर्ड मैनेजमेंट, ये आया नहीं बट ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो ये भी एग्रीमेंट टू क्रिएट न्यू एंटिटी, एग्रीमेंट टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी, शेयर्ड ओनरशिप, शेयर्ड मैनेजमेंट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। फिर आया एक क्वेश्चन दिसंबर 2024, इसका आंसर हो सकता है मेरे आंसर से थोड़ा सा अलग हो, क्यों? क्योंकि इसके सजेस्टेड आंसर अभी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश नहीं किए। ठीक, क्या क्वेश्चन है? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है, बोलो। बिल्कुल बॉक्स बना सकते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक, फॉर्मेशन, न्यू एंटिटी क्रिएट करते हैं, इसके अंदर कोई सेपरेट एंटिटी क्रिएट नहीं होती है, इसके अंदर शेयर्ड ओनरशिप होती है, नो ओनरशिप शेयरिंग। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैसा होता है? जॉइंटली होता है इनका, इसमें हर पार्टी एक्सरसाइज करती है कंट्रोल, जैसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है वैसा। इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, पार्टी कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल, असेट और रिसोर्स। यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, पार्टीज क्या करती है? एक्सपर्टीज ब्रिंग करती है। गलत बात है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बिना पैसे के बिजनेस कैसे करेंगे? पैसा तो लाना ही पड़ेगा, पर लिखा है तो हम क्या लिख के आएंगे? यही। इन्होंने लिखा गधा, अपन भी क्या लिखेंगे? गधा। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे है? शेयर हो जाएगा एज पर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, इसके अंदर रिटेन करती है ऑन प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली। इसके अंदर भी क्या होता है? प्रॉफिट तो वैसे ही शेयर होता है जैसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। फिर आया ड्यूरेशन, यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है, ये हो सकता है लॉन्ग टर्म हो सकता है शॉर्ट टर्म। अब देखो इक्विटी बेस के अंदर आप न्यू एंटिटी क्रिएट कर रहे हो, न्यू एंटिटी तभी क्रिएट करोगे ना जब आपके पास विजन होगा थोड़े समय चलाने का, पर कॉन्ट्रेक्चुअल में हो सकता है कि विजन छोटा हो सकता है बड़ा हो। लीगल रिकॉग्निशन, कंपनी या एलएलपी बनाते हो, यहां तो कोई लीगल रिकॉग्निशन होती नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप यहां पे अपने जॉइंट वेंचर को चलाते हैं। ये हो गए क्वेश्चन हमारे खत्म। चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन यहां पे होता है समाप्त।